एक आदमी ने बस माइक्रोस्कोप से दूर समुद्र में झांका ही था कि अचानक कुछ सेकंड में ही एक भयानक ऑक्टोपस जैसा जल राक्षस उसके सामने आ गया। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था। इसे लोग गहरे समुद्र का राजा डेवी जोन्स के नाम से जानते थे। 13 साल पहले कप्तान जैक ने डेवी जोन्स के साथ एक खतरनाक सौदा किया था। उसने अपनी प्यारी जहाज को ठीक करवाने के बदले अपनी आत्मा डेवी जोन्स को सौंप दी थी। शर्त ये थी कि उसे डेवी जोन्स के जहाज पर 100 साल तक सेवा करनी होगी और आखिर में उसका अंजाम ये होगा कि वो खुद जहाज का हिस्सा बन जाएगा। डेवी जोन्स समुद्र का सबसे ताकतवर शासक था। अगर कोई उसका वादा तोड़ता तो उसका खतरनाक समुद्री दानव क्रैकन उसे ढूंढ कर निगल जाता और वो हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाता। इस भयानक सौदे से बचने के लिए जैक को एक खास चाबी ढूंढनी थी। ये चाबी एक रहस्यमयी संदूक को खोलती थी जिसके अंदर छुपा था डेवी जोन्स का दिल। अगर किसी के हाथ वो दिल लग जाए तो वो डेवी जोन्स की जिंदगी और मौत को अपने काबू में कर सकता था। लेकिन सवाल ये है कि डेवी जोन्स ने अपना दिल क्यों छुपाया। कई साल पहले वो समुद्र की देवी कैलिप्सो से बेइंतहा प्यार करने लगा था। उसे खुश करने के लिए उसने खुद को उसके हवाले कर दिया और फ्लाइंग डचमैन नाम के जहाज को चलाने लगा जिसका काम था समुद्र में मरे हुए लोगों की आत्माओं को पार लगाना। लेकिन इस काम की भी एक कीमत थी। उसे हर 10 साल में सिर्फ एक बार ही जमीन पर आने की इजाजत थी। जब 10 साल बाद वो वापस आया तो उसने देखा कि कैलिप्सो वहां नहीं थी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो कभी आई ही नहीं। इस धोखे ने डेवी जोन्स को अंदर से तोड़ दिया। बदला लेने के लिए उसने 9 समुद्री डाकू राजाओं के साथ मिलकर समुद्र की देवी कैलिप्सो को एक लड़की के शरीर में कैद कर दिया। लेकिन फिर भी उसका टूटा हुआ दिल ठीक नहीं हुआ। आखिरकार अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसने अपना ही दिल निकालकर उस संदूक में बंद कर दिया और अपने प्यार को हमेशा के लिए दफना दिया। इसके बाद उसने आत्माओं को पार लगाना भी बंद कर दिया जिसकी सजा उसे एक भयानक श्राप के रूप में मिली। उसका चेहरा डरावना हो गया और उसके सारे साथी भी डरावने जल प्राणी बन गए। अब वो अपने राक्षसी दल के साथ समुद्र में आतंक मचाने लगा। जो भी उसके हाथ लगता उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते, या तो मौत या फिर उसके जहाज पर हमेशा के लिए गुलामी और अंत में खुद जहाज का हिस्सा बन जाना। धीरे धीरे उसका नाम पूरे समुद्री दुनिया में गूंजने लगा और वो बन गया गहरे समुद्र का सबसे खतरनाक राजा। एक दिन जैक फिर से उसके पास आया। डेवी जोन्स ने उसकी मदद की और उसके जहाज को इतनी ताकत दी कि वो सबसे तेज बन गया। लेकिन जैक जानता था कि डेवी जोन्स के जहाज पर रहना मतलब धीरे धीरे अपनी सोच और आत्मा खो देना। 100 साल तो दूर, कुछ ही समय में इंसान खुद खुशी खुशी उस जहाज का हिस्सा बन जाता है। अब 13 साल पूरे हो चुके थे और जैक अपने वादे से बचना चाहता था। तभी एक दिन अचानक एक अनजान आदमी उसके सामने आ गया। जैक ये देखकर हैरान रह गया क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बिल टर्नर था जिसे सालों पहले समुद्र में फेंक कर मार दिया गया था। लेकिन एक श्राप की वजह से वो मर नहीं पाया और समुद्र के नीचे फंसा रह गया। तब डेवी जोन्स ने उसे बचाया और उसकी आत्मा के बदले उसे अपने जहाज पर रख लिया। अब उसे वहां काम करते हुए 10 साल हो चुके थे। इस बार वो जैक के पास एक संदेश लेकर आया था कि अब उसका कर्ज चुकाने का समय आ गया है। ये कहकर वो चला गया और जैक के हाथ में एक अजीब सी चीज छोड़ गया। जैसे ही जैक ने अपने हाथ को देखा उसकी हथेली पर एक काला निशान उभर आया। कहा जाता है जिसके पास ये काला निशान होता है समुद्र का सबसे खतरनाक दानव क्रैकन उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। जैक घबराकर तुरंत अपने जहाज के सभी लोगों को जगा देता है और पूरे जहाज को तेज रफ्तार से सबसे नजदीकी जमीन की तरफ ले जाने का आदेश देता है। उसे पता था सिर्फ जमीन पर पहुंचकर ही वो उस भयानक खतरे से कुछ समय के लिए बच सकता है। दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का ताकतवर अधिकारी बेकेट भी अब जैक के पीछे पड़ चुका था। उसे खबर मिली थी कि जैक के पास एक जादुई कंपास है जो इंसान के दिल में छिपी सबसे बड़ी चाहत का रास्ता दिखाता है। उस कंपास को पाने के लिए बेकेट ने जैक से जुड़े विलियम और एलिजाबेथ को पकड़ लिया और उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा सुना दी। लेकिन फिर उसने चालाकी से विलियम को छोड़ दिया और कहा अगर वो माफी चाहता है तो उसे जैक का वो जादुई कंपास लाकर देना होगा। एलिजाबेथ को बचाने के लिए विलियम के पास ये सौदा मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इधर एलिजाबेथ के पिता अपनी बेटी की जान किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने गुपचुप तरीके से उसे इंग्लैंड भेजने की योजना बनाई। लेकिन बेकेट पहले से ही ये सब जानता था। उसने अपने आदमियों को भेजकर इस योजना को नाकाम कर दिया। खुशकिस्मती से एलिजाबेथ रास्ते में ही भाग निकलती है और सीधे बेकेट के घर पहुंचकर उसे बंदूक की नोक पर मजबूर कर देती है कि वो उसे जाने का परमिट दे। उधर विलियम समुद्र में हर जगह जैक को ढूंढ रहा था। तभी एक व्यापारी से उसे पता चलता है कि ब्लैक पर्ल एक रहस्यमयी द्वीप पर खड़ी है। वो तुरंत वहां पहुंचता है लेकिन जहाज पर कोई भी नहीं मिलता। जंगल के अंदर जाते हुए उसे गिब्स की शराब की बोतल मिलती है जिस पर एक रस्सी बंधी होती है।
विलियम उस रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन अंत में उसे कुछ भी नहीं मिलता। असल में ये एक जाल था। अचानक वहाँ के आदिवासी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक जहरीले तीर से उसे बेहोश कर देते हैं। जब विलियम होश में आता है तो वो एक अजीब नजारा देखता है। जैक कप्तान को एक गेंद जैसे पिंजरे में बंद किया गया है। वो सोचता है कि अब वो जैक को बचा लेगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि जैक खुद ही फंसा हुआ था। थोड़ी ही देर में विलियम को भी एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। अच्छी बात यह थी कि वहां उसका पुराना साथी गिब्स भी मौजूद था। गिब्स बताता है कि जब वो इस द्वीप पर आए थे तो यहाँ के आदिवासी नरभक्षी निकले। जैक ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे झूठ बोला कि वो कोई देवता है और उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति है। इसी वजह से उसे कुछ समय के लिए खास सम्मान मिला, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। इन आदिवासियों के हिसाब से देवता को शरीर में कैद रखना पाप होता है और उसे आजाद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके शरीर को खा जाना। यानी वो जैक को पकाकर खाने वाले थे। जैक की हालत अब बहुत खराब थी। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच कुछ आदिवासी महिलाएं उसे अजीब अजीब मसाले लगाती हैं, जैसे वो उसे खाने की तैयारी कर रही हों। जैक मजबूरी में थोड़ा छकता है और हैरानी की बात, स्वाद बुरा नहीं था। उधर आदिवासी आग जलाकर उसे भूनने की तैयारी कर रहे थे। तभी जैक चालाकी दिखाता है और कहता है, मैं देवता हूँ, मुझे बड़ी आग में जलाना चाहिए। आदिवासी उसकी बात मान लेते हैं और बड़ी आग की तैयारी में लग जाते हैं। बस फिर क्या था, जैक मौका देखकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ विलियम और गिब्स भी भागने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अपने पिंजरे को झुलाते हुए पास की बेलों को पकड़ लिया ताकि वो नीचे जमीन तक पहुंच सकें। अगर वो नीचे उतर जाते तो पिंजरा तोड़कर भाग सकते थे, लेकिन तभी एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया। वो तुरंत बाकी आदिवासियों को खबर देने भागा। सब लोग आग छोड़कर विलियम और बाकी लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इस अफरा तफरी में जैक पीछे ही रह गया। और तभी आग की एक चिंगारी उड़कर उसके ऊपर गिरती है और उसके शरीर में आग लगने लगती है। जैक अपने बचपन में सीखी हुई छोटी सी समझदारी का इस्तेमाल करता है और किसी तरह खुद को ऊपर नीचे झुलाते हुए आखिरकार सही समय पर उस जलती हुई जगह से बाहर निकल आता है। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके शरीर पर अब भी रस्सियां बंधी हुई थीं। तभी उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो हाथ में चाकू और कांटा लेकर उसे खाने की तैयारी कर रहा था। जैक तुरंत चाकू छीन लेता है और रस्सी काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दो ताकतवर आदिवासी उस पर फल फेंकना शुरू कर देते हैं और हर बार सीधा निशाने पर लगता है। अब जैक का सब्र टूट जाता है। वो पूरी ताकत से आगे की तरफ कूदता है, लेकिन अचानक वो पत्थरों के बीच फंस जाता है और फिर एक डंडे के सहारे उछलकर दूसरी तरफ चट्टान पर पहुंच जाता है। कुछ पल के लिए तो सब सही लगता है, लेकिन डंडे पर लगे फलों की वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गहरी खाई में गिरने लगता है। खुशकिस्मती से वो डंडा चट्टानों के बीच अटक जाता है, जिससे उसकी गिरने की रफ्तार धीमी हो जाती है। कई बार टकराते और फिसलते हुए आखिरकार वो नीचे सुरक्षित पहुंच जाता है। उधर विलियम जैसे ही चट्टान पर चढ़ता है, उस पर आदिवासी फिर से हमला कर देते हैं। बचने के लिए वो और उसके साथी एक गोल पिंजरे को धक्का देकर नीचे ढलान पर लुढ़का देते हैं और खुद भी उसके साथ नीचे नदी में जा गिरते हैं। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। अब तो बचना नामुमकिन लग रहा था। तभी वही छोटा बच्चा जिससे जैक ने चाकू छीना था भागता हुआ आता है और आदिवासियों को कुछ बताता है। ये सुनते ही सभी आदिवासी विलियम को छोड़कर फिर से जैक के पीछे भाग जाते हैं। इसी बीच उनके कुछ साथी जेल से भाग निकलते हैं और सीधे ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुंच जाते हैं। वो जहाज को लेकर भागने ही वाले होते हैं कि तभी गिब्स और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही सब लोग जहाज चलाने की तैयारी करते हैं, उन्हें दूर से जैक भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे हजारों आदिवासी उसका पीछा कर रहे होते हैं। सब लोग तुरंत काले पाल खोल देते हैं और आखिरी पल में जैक भी जहाज पर कूदकर चढ़ जाता है। आदिवासी किनारे खड़े रह जाते हैं और अपने देवता को जाते हुए देखते रह जाते हैं। तभी एक कुत्ते की आवाज उनका ध्यान खींच लेती है और इस तरह वो कुत्ता अचानक ही सबसे खास बन जाता है। अब विलियम जैक से उसका जादुई कंपास मांगता है। जैक सारी बात सुनने के बाद कहता है, कंपास चाहिए तो मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। उसे डेवी जोन्स के संदूक की चाबी ढूंढनी होगी। विलियम को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एलिजाबेथ को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर जैक उसे लेकर एक रहस्यमयी जंगल में जाता है जहां एक जादूगरनी रहती है, टिया डाल्मा। वो उससे चाबी का पता लगाने में मदद मांगते हैं, लेकिन हर मदद की एक कीमत होती है। टिया डाल्मा बदले में एक खास चीज मांगती है, एक शापित बंदर। ये वही बंदर था
जिसने पहले एक सोने का सिक्का चुराया था और उसी वजह से वो अभी भी श्रापित था। टिया डाल्मा इस तोहफे से खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही बंदर को आजाद किया जाता है वो भागकर अंदर जाता है और वहाँ एक लाश मिलती है। जैक जब ध्यान से देखता है तो उसे एक जानी पहचानी टोपी दिखती है। वो टोपी किसी और की नहीं बल्कि बारबोसा की थी। इसके बाद टिया डाल्मा अपने जादू से चाबी का पता लगाती है और उन्हें एक खास जगह के बारे में बताती है जहां एक जहाज चट्टानों के बीच फंसा हुआ है। विलियम तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो उस जहाज पर पहुंचता है उसे सब कुछ बहुत अजीब लगता है। अचानक पीछे से आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है, एक आदमी जमीन पर अजीब तरीके से तड़प रहा होता है। जब वो उसे उठाता है तो देखता है कि उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका है, जैसे वो इंसान नहीं रहा। उसी समय समुद्र की गहराइयों से एक भयानक जहाज बाहर आता है और उसके साथ अंधेरे से निकलते हैं डरावने जल प्राणी। ये कोई और नहीं बल्कि डेवी जोन्स का जहाज फ्लाइंग डचमैन था। उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे और वो बिना कुछ कहे हमला कर देते हैं। विलियम बहादुरी से लड़ता है, एक साथ कई दुश्मनों को टक्कर देता है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे और धीरे धीरे वो उन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी भारी कदमों की डरावनी आहट सुनाई देती है और गहरे समुद्र का खौफनाक राजा डेवी जोन्स अपनी भयानक मौजूदगी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो पकड़े गए नाविकों को दो ही रास्ते देता है, या तो अभी मौत और सिर काटकर समुद्र में फेंक दिया जाएगा, या फिर उसके जहाज पर 100 साल तक गुलामी। जब बारी विलियम की आती है तो उसे जैक की बात याद आती है, अगर कभी पकड़े जाओ तो कहना कि तुम उसका कर्ज चुकाने आए हो। विलियम तुरंत वही बात कह देता है और उसकी जान बच जाती है। उधर जैक दूर से दूरबीन से सब देख रहा होता है, लेकिन अगले ही पल डेवी जोन्स अचानक उसके सामने आ जाता है। जैक तुरंत बहाना बनाता है कि उसने पहले ही एक आदमी भेज दिया है जो उसकी जगह सेवा करेगा, और वो कोई और नहीं बल्कि बेखबर विलियम टर्नर है। दरअसल ये सब जैक की पहले से बनाई हुई चाल थी, लेकिन डेवी जोन्स इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो कहता है, एक आत्मा मेरे कर्ज के लिए काफी नहीं है। अब जैक को 3 दिन के अंदर 100 आत्माएं लानी होंगी। ये सुनकर कोई भी डर जाता, लेकिन जैक चालाकी से ये शर्त मान लेता है। दोनों के बीच फिर से एक नया समझौता होता है और डेवी जोन्स फिलहाल जैक के हाथ से काला निशान हटा देता है। विलियम को अपने साथ लेकर डेवी जोन्स फ्लाइंग डचमैन जहाज पर लौट जाता है। रात के अंधेरे में तेज लहरों के बीच वो अकेले बैठकर एक दुख भरा संगीत बजाता है, अपने टूटे हुए प्यार को याद करते हुए। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो अतीत में वापस जाना चाहता है, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इधर जहाज के ऊपर भयानक तूफान चल रहा होता है और सारे जल प्राणी अपने काम में लगे होते हैं। तभी एक अधिकारी चिल्लाता है, टर्नर आकर तोप संभालो। विलियम और उसका पिता बिल दोनों एक ही नाम सुनकर एक साथ वहां पहुंचते हैं। जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, बिल अपने बेटे को पहचान लेता है। वो हैरान रह जाता है कि उसका बेटा भी अब इस नरक में फंस गया है। वो उसे चेतावनी देता है कि यहाँ ज्यादा समय रहने पर एक दिन वो भी जहाज का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन विलियम कहता है कि वो किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा। वो सिर्फ एक चाबी ढूंढने आया है। चाबी का नाम सुनते ही पास खड़ा एक अजीब नाविक अचानक जाग जाता है और कहता है, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। लेकिन वो आगे कुछ बताए बिना फिर से सो जाता है। अब विलियम जहाज पर ध्यान देता है जहां लोग जुआ खेल रहे होते हैं और अपनी सेवा के साल दांव पर लगा रहे होते हैं। तभी उसे एक खतरनाक आइडिया आता है। वो सीधे डेवी जोन्स को जुआ खेलने की चुनौती देता है और दांव पर लगाता है अपनी आत्मा बदले में उस चाबी के लिए। डेवी जोन्स भी तैयार हो जाता है और खेल शुरू होता है, लेकिन तभी बिल अपने बेटे को बचाने के लिए खुद खेल में शामिल हो जाता है और जानबूझकर हार जाता है ताकि विलियम बच सके। लेकिन बदले में उसे हमेशा के लिए डेवी जोन्स की सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन सच ये था कि विलियम को जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका असली मकसद था ये जानना कि चाबी कहाँ है। रात के अंधेरे में बिल चालाकी से पहरेदारों को हटाता है और विलियम को मौका देता है। विलियम धीरे धीरे डेवी जोन्स के पास जाता है, उसके डरावने टेंटिकल्स सूंडों को उठाता है और सही समय देखकर चाबी चुरा लेता है। कामयाब होने के बाद बिल अपने बेटे को एक छोटा चाकू देता है और कहता है, अब यहाँ से भाग जाओ और कभी वापस मत आना। लेकिन विलियम अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहता। वो कसम खाता है कि वो एक दिन उसे यहाँ से जरूर बचाएगा और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वो समुद्र में एक छोटी नाव में होता है और तभी एक गुजरता हुआ जहाज उसे बचा लेता है। लेकिन
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुस्से से भरा डेवी जोन्स अब अपने जहाज के साथ उसका पीछा कर रहा था। डेवी जोन्स गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो चाहता था कि बिल अपनी आंखों से देखे कि वो विलियम को टुकड़ों में काट डाले। इसके बाद वो अपने सबसे खतरनाक साथी समुद्री दानव क्रैकन को बुलाता है। अचानक विलियम जिस जहाज पर था वो जोर जोर से हिलने लगता है। कुछ ही पल में एक बड़ा सा टेंटेकल सूंड कप्तान को चुपचाप खींचकर समुद्र में ले जाता है। चारों तरफ से मोटी मोटी सूंडें जहाज को जकड़ लेती हैं और बेखबर नाविकों के लिए ये मौत का हमला बन जाता है। जहाज के हथियार इन दानवों के सामने बेकार साबित होते हैं। क्रैकन की हर सूंड जैसे मौत का हथियार बनकर लोगों को एक एक करके खत्म कर रही थी। कुछ ही देर में पूरा जहाज टूटने लगता है और सारे नाविक उस दानव के मुंह में समा जाते हैं। लेकिन विलियम आखिरी पल में समुद्र में कूद जाता है और किसी तरह एक लकड़ी के टुकड़े का सहारा लेकर बच जाता है। तभी डेवी जोन्स का जहाज वहां पहुंच जाता है। विलियम चुपके से उसके जहाज के आगे वाले हिस्से में छिप जाता है और डेवी जोन्स उसे देख नहीं पाता। डेवी जोन्स सोचता है अब अगर उसके पास वो संदूक ही नहीं होगा तो चाबी मिलने का भी कोई फायदा नहीं, इसलिए वो खुद उस संदूक को पाने के लिए निकल पड़ता है। उधर जैक एक द्वीप पर लोगों को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि उन्हें बेवकूफ बनाकर अपने 100 लोगों वाली शर्त पूरी कर सके। तभी एक जाना पहचाना चेहरा सामने आता है, कमोडोर नॉरिंगटन, जो पहले एक बड़ा अधिकारी था लेकिन अब सब कुछ खो चुका था। वो जैक से बदला लेना चाहता है और देखते ही हमला करने लगता है। थोड़ी ही देर में पूरा माहौल लड़ाई में बदल जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जैक मौका देखकर वहां से भाग निकलता है और नॉरिंगटन को लोग पकड़कर फेंक देते हैं। इसी बीच एलिजाबेथ भी उसी द्वीप पर पहुंच जाती है और नॉरिंगटन को संभालती है। फिर वो जैक से विलियम के बारे में पूछती है। जैक सच्चाई छुपा लेता है कि उसने ही विलियम को फंसा दिया था और झूठ बोलता है कि विलियम को डेवी जोन्स ने पकड़ लिया। वो कहता है अगर उन्हें वो संदूक मिल जाए तो वो डेवी जोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं और विलियम को बचाना आसान हो जाएगा। लेकिन एक समस्या थी, जैक का जादुई कंपास काम नहीं कर रहा था। तो वो एलिजाबेथ से कहता है कि वो इसे इस्तेमाल करके देखे। एलिजाबेथ अपने दिल की इच्छा पर ध्यान लगाती है और इस बार कंपास सही दिशा दिखा देता है। अब जैक को समझ आ जाता है कि क्या करना है। वो तुरंत अपना प्लान बदलता है और सीधे डेवी जोन्स की कमजोरी पर वार करने का फैसला करता है। कंपास के रास्ते पर चलते हुए वो सब लोग जल्दी ही उस रहस्यमय द्वीप पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर नॉरिंगटन खुदाई शुरू करता है और थोड़ी देर में उन्हें कुछ मिल जाता है। जब वो उसे बाहर निकालते हैं तो अंदर से दिल की धड़कन सुनाई देती है। ये वही संदूक था जिसमें डेवी जोन्स का दिल बंद था। तभी विलियम भी वहां पहुंच जाता है। वो बिना समय गंवाए चाबी निकालता है और संदूक खोलने की कोशिश करता है। उसका इरादा साफ था, वो डेवी जोन्स का दिल छेद कर उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। लेकिन जैसे ही जैक ये सुनता है वो तुरंत तलवार निकालकर उसे रोकने लगता है, क्योंकि अगर डेवी जोन्स मर गया तो उसके अपने सारे प्लान भी खत्म हो जाएंगे। जैक विलियम को रोकते हुए कहता है अगर डेवी जोन्स मर गया तो क्रैकन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा और अगर ऐसा हुआ तो पूरे समुद्र में तबाही मच जाएगी, जो हर समुद्री डाकू के लिए मौत से भी बदतर होगा। लेकिन विलियम को किसी की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने पिता को आजाद करना चाहता था, इसलिए वो डेवी जोन्स को मारने पर अड़ा रहता है। उसी समय नॉरिंगटन भी अपनी तलवार निकाल लेता है, क्योंकि वो उस दिल को लेकर बेकेट से अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता था। अब तीनों के इरादे अलग थे और इसी वजह से तीनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। इधर एक चालाक आदमी मौका देखकर संदूक लेकर भाग जाता है ताकि वो खुद ही फायदा उठा सके। एलिजाबेथ भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। तभी डेवी जोन्स के भेजे हुए जल प्राणी वहां पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि संदूक गायब है। अब वो चारों तरफ खोज शुरू कर देते हैं और एलिजाबेथ और वो आदमी उनके निशाने पर आ जाते हैं। भागते भागते संदूक उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और एक समुद्री जीव उसे उठा लेता है। वो उसे लेकर डेवी जोन्स के पास जाने ही वाला होता है। उधर जैक, विलियम और नॉरिंगटन की लड़ाई एक बड़े घूमते हुए पानी के पहिए पर पहुंच जाती है। तीनों उसमें लड़ते हुए नीचे की तरफ लुढ़कते चले जाते हैं। आखिरकार जैक चालाकी से चाबी छीन लेता है और वहां से कूदकर बाहर निकल आता है। जैसे ही वो नीचे उतरता है वो देखता है कि एक अजीब जीव संदूक लेकर जा रहा है। जैक तुरंत एक नारियल फेंकता है जो सीधे उस जीव के सिर पर लगता है। उसका शरीर वहीं रुक जाता है और जैक तुरंत संदूक उठा लेता है। वो जल्दी से उसे खोलता है और आखिरकार डेवी जोन्स का दिल उसके हाथ में आ जाता है। अब जैक दौड़ता हुआ समुद्र किनारे पहुंचता है और उस दिल को एक बोतल में छुपा देता है। लेकिन तभी जल प्राणी वहां भी पहुंच जाते हैं। इसी बीच विलियम और नॉरिंगटन की लड़ाई जारी रहती है और वो दोनों उस बड़े पहिए के साथ लुढ़कते हुए समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अब विलियम थक चुका था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन नॉरिंगटन मजबूत था। वो अभी भी लड़ने के काबिल था। इसी अफरा तफरी में नॉरिंगटन चालाकी से बोतल से दिल निकाल लेता है
और चुपके से अपने पास रख लेता है। फिर वो संदूक उठाकर जंगल की तरफ भाग जाता है ताकि सबका ध्यान अपनी ओर खींच सके। जल प्राणी उसे देखकर उसके पीछे भागते हैं और अपना काम पूरा समझकर वापस लौट जाते हैं। उधर जैक बोतल लेकर अपने जहाज ब्लैक पर्ल पर वापस आ जाता है। तभी अचानक समुद्र को चीरता हुआ फ्लाइंग डचमैन जहाज सामने आ जाता है, लेकिन जैक को कोई डर नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि अब उसके पास डेवी जोन्स का दिल है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उधर डेवी जोन्स को भी लगता है कि दिल उसके पास है, इसलिए वो बिना जांच किए ही हमला करने का आदेश दे देता है। ब्लैक पर्ल पर तोपों की बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही पलों में जहाज बुरी तरह टूटने लगता है। उनकी ताकत का मुकाबला करना मुश्किल था और अब जैक के पास सिर्फ भागने का ही रास्ता बचा था। वो अपनी तेज रफ्तार का फायदा उठाकर धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है। कुछ समय बाद वो दुश्मन की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और सभी को लगता है कि अब वो बच गए हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। डेवी जोन्स तुरंत क्रैकन को बुलाता है। अचानक समुद्र जोर जोर से हिलने लगता है और उसी झटके में जैक के हाथ से बोतल गिर जाती है। जब वो उसे उठाता है तो देखकर हैरान रह जाता है, बोतल के अंदर से दिल गायब था। तभी समुद्र का सबसे खतरनाक दानव क्रैकन अपने विशाल टेंटिकल्स के साथ जहाज पर हमला कर देता है। उसकी डरावनी सूंडें जहाज को चारों तरफ से जकड़ लेती हैं और हर किसी के दिल में डर बैठ जाता है। विलियम तुरंत आदेश देता है, सारी तोपें चलाओ। लगातार गोलाबारी होती है और क्रैकन की सूंडें घायल होने लगती हैं। उसकी दर्द भरी चीखें गूंजती हैं और आखिरकार वो कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। क्रैकन के पीछे हटते ही सारे नाविक जोर जोर से खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन विलियम समझ चुका था कि ये दानव इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, इसलिए वो तुरंत सबको सतर्क रहने का आदेश देता है। वो सारे बारूद को एक जगह इकट्ठा करवाता है और उन्हें जाल में बांधकर तैयार रखता है। उधर थोड़ी देर आराम करने के बाद क्रैकन फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और इधर हमारे बहादुर जैक कप्तान पहले ही छोटी नाव लेकर भाग चुके होते हैं। एलिजाबेथ उसे कोस ही रही होती है कि तभी जहाज जोर से हिलता है। क्रैकन अपनी विशाल सूंड जहाज के अंदर घुसा देता है और हर तरफ तबाही मच जाती है। जहां भी उसकी सूंड पहुंचती वहां मौत तय होती। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा होता है और उसके अंदर डर और जिम्मेदारी की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी उसका जादुई कंपास फिर से काम करने लगता है और साफ साफ ब्लैक पर्ल की तरफ इशारा करता है। अब जैक समझ जाता है कि उसे क्या करना है। उधर विलियम ने क्रैकन की एक सूंड पर बारूद वाला जाल बांध दिया था, बस उसे उड़ाना बाकी था। लेकिन आखिरी समय पर एलिजाबेथ पर हमला हो जाता है और वो मौका चूक जाती है। वो फिर से कोशिश करने जाती है, लेकिन तभी जैक वापस आ जाता है। वो बिना समय गंवाए निशाना लगाता है और गोली चलाता है। गोली सीधा बारूद पर लगती है और जोरदार धमाका होता है। धुएं और आग के बीच क्रैकन बुरी तरह घायल हो जाता है और दर्द से चिल्लाता हुआ पीछे हटता है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर वो जल्दी नहीं भागते तो सबकी मौत तय थी। जैक तुरंत फैसला लेता है, सब लोग जहाज छोड़कर छोटी नावों में निकल जाओ। वो अपने सबसे प्यारे जहाज ब्लैक पर्ल को छोड़ने का आदेश देता है ताकि बाकी लोग बच सकें। लेकिन यही कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। एलिजाबेथ जैक के इस बहादुरी भरे फैसले से प्रभावित होकर अचानक उसके करीब आती है और उसे प्यार से गले लगाती है। जैक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उसे धोखे से रस्सी से बांध देती है। असल में एलिजाबेथ जानती थी क्रैकन का असली निशाना जहाज नहीं बल्कि जैक खुद है। अगर जैक बच गया तो क्रैकन कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए सबको बचाने के लिए उसे जैक की कुर्बानी देनी पड़ी। जब बाकी लोग पूछते हैं तो एलिजाबेथ झूठ बोलती है कि जैक ने खुद सबकी जान बचाने के लिए बलिदान दिया है। सब लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन विलियम को सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। उधर जैक हार मानने वालों में से नहीं था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और आखिरकार रस्सी खोल भी लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्रैकन वापस आ चुका था। वो अपना विशाल मुंह खोलता है और पूरी ताकत से हमला करता है। अब जैक समझ जाता है उसका अंत सामने है। वो अपनी तलवार निकालता है और आखिरी बार बहादुरी से खड़ा हो जाता है और फिर क्रैकन उसे निगल जाता है। कुछ ही पलों में पूरा ब्लैक पर्ल जहाज भी समुद्र की गहराई में समा जाता है। दूर खड़ा डेवी जोन्स ये सब देखकर सुकून की सांस लेता है। अब वो सोचता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जब वो संदूक खोलता है तो अंदर दिल नहीं होता। वो गुस्से से पागल हो जाता है। उधर बचे हुए लोग अब कहीं नहीं जा सकते थे, तो वो सब वापस जादूगरनी टिया डाल्मा के पास जाते हैं, जहां सब लोग जैक की बहादुरी की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन एलिजाबेथ और विलियम अंदर ही अंदर बहुत पछता रहे होते हैं। तभी टिया डाल्मा सामने आती है और कहती है, जैक अभी मरा नहीं है। सब हैरान रह जाते हैं। वो बताती है,
जिसे क्रैकर निगलता है वो सीधे मरता नहीं बल्कि दुनिया के अंत में फंस जाता है, जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर एक सही कप्तान रास्ता दिखाए तो उसे वापस लाया जा सकता है, और वो कप्तान पहले से चुना जा चुका है।